मेरा नाम डॉक्टर राजीव शर्मा है और मैं रियली थैंकफुल हूँ सोनम वांगचुक जी का, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी आप बच्चों से बात करने के लिए। और मैं थैंकफुल हूँ गीतांजलि जी का, जिन्होंने ये सेशन अरेंज किया। सर आपका नाम बता देंगे आप? कुंचुक, ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और कुंचुक जी का, जिन्होंने ये सेशन अरेंज और ये हॉल अरेंज किया हमारे लिए, और पेन भी अरेंज किया और बोर्ड भी अरेंज किया। ठीक है, आपके स्कूल का नाम है सेकमॉल। अब स्टूडेंट एजुकेशन सेंटर का नहीं, सॉरी, स्टूडेंट एजुकेशन कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो सोनम वांगचुक जी ने शुरू किया था। इंसिडेंटली अगले 3-4 दिन में मेरे यूट्यूब चैनल के भी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो दिस विल बी द गिफ्ट फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप सबसे बात करने के लिए, स्पेशली रिलेटेड टू हेल्थ। तो जितने भी बच्चे बैठे हैं सब लोग भाग रहे हैं, सो रेज योर हैंड्स। ओके, और कितने लोग 7 किलोमीटर भाग रहे हैं? 7 किलोमीटर्स खड़ा करो ना, ठीक है। कितने लोग 21 भाग रहे हैं? सो गर्ल्स एंड बॉयज पावर। एंड हाउ मेनी आर रनिंग 42? 42, अच्छा मैं भी भाग रहा हूँ वैसे 42। ठीक है। सो हाउ मेनी, एनीबडी रनिंग 72? देयर वाज वन बॉय, ही इज नॉट देयर, डजंट मैटर, प्रैक्टिस, नो इश्यूज। ठीक है, सो हम रनिंग की बात करेंगे और हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली वैसे तो आपके स्कूल में ऑलरेडी इको फ्रेंडली है, सब कुछ है, सारा एनवायरनमेंट सिस्टम है। जो साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव जो हमने सीखा है मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। टू बी हैप्पी, एक तो आपको हेल्थ चाहिए, एक आपको वेल्थ चाहिए, एक आपको प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, एक सोशल एंगल चाहिए और एक पीस ऑफ स्पिरिचुअल चाहिए। जो वांगचू सर बात भी कर रहे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी में लास्ट में कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड भी बनने वाला है, जो यूनिवर्सिटी कल मैंने देखी थी। ठीक है, सो हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट किस लिए है? बिकॉज इवन इफ आप बहुत अमीर हैं, गरीब हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। ठीक है, और ह्यूमंस जो हैं वो चलने और भागने के लिए बने हैं। अगर हम 10 साल 1000 साल पहले जाएं तो हम लोग चलते और भागते ही थे, घोड़ों पे भी नहीं जाते थे, घोड़ों पे जाना भी बाद में शुरू किया हम लोगों ने। तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है चलना और भागना। जितने छोटे बच्चे होते हैं वो भागते रहते हैं, देखा आपने? जितने भी छोटे बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, वो भागते रहते हैं और मम्मी पीछे भागती रहती है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन अभी तो आप लोग तो यंग हैं तो उसमें नहीं जाऊँगा मैं, बट या मेरी एज में लोग आके जो है भागना बंद कर देते हैं 30 के आसपास आके, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में थोड़े मोटे हो जाते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मेरा 97 kg वेट था जब मैं, पहले तो 70 होता था, अभी भी मैं खैर मैं 83-84 हूँ, 10 किलो का स्कोप और है कम करने के लिए। तो उसके लिए मैंने रनिंग स्टार्ट किया था आज से 5 ईयर्स पहले। तो जो भी साइंटिफिक नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रनिंग जो है, अगर आप 5 किलोमीटर भागते हैं या आप 10 किलोमीटर भागते हैं, फिर तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है खास, क्योंकि एक तो आप लद्दाख में हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, तो ठंड में स्वेटिंग उतनी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि स्वेटिंग अगर ज़्यादा नहीं होती है तो आपका सॉल्ट लॉस नहीं होता। तो अगर आप 5 या 10 किलोमीटर भागते हैं और पानी भी पी लेते हैं तो काम चल जाता है। लेकिन जब आप 21 किलोमीटर भागते हैं जो कि हाफ मैराथन है, और 42.2 किलोमीटर भागते हैं जो कि फुल मैराथन है, और आपके ही एक स्टूडेंट जो खारदुंगला वो भी भाग रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, ला खारदुंगला चैलेंज, तो उसमें खारदुंगला चैलेंज में 72 किलोमीटर्स भागते हैं, इसमें 36 किलोमीटर अपहिल है और 36 किलोमीटर डाउन हिल है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब भी हम 10 किलोमीटर से ज़्यादा भागते हैं तो हमारी बॉडी को सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या होता है, लोगों को प्यास लगती है भागने के बाद, हाँ कि नहीं, है ना? तो हम क्या करते हैं, क्या पीते हैं हम? पानी। लेकिन जब हम भागते हैं तो क्या हमें पसीना आता है? तो पसीने में क्या होता है? सॉल्ट भी होता है। तो इसका मतलब हमें सॉल्ट भी लेना चाहिए भागने के साथ, ठीक है, जो ज़्यादातर हम नहीं लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात, साइंस की बात है, सॉल्ट को, अब जो किसी को डिहाइड्रेशन अगर हो जाती है और उसको ORS का पता है आपको? ORS क्या होता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वेरी गुड। तो ये बताइए कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में क्या क्या होता है रफली? सॉल्ट एंड शुगर, वेरी गुड। सो क्लैपिंग करो सब लोग एक बार। ठीक है, तो इसके लिए उसका रीज़न है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सॉल्ट लेंगे और शुगर नहीं लेंगे
तो आपका सॉल्ट एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में। तो इसलिए भागने के लिए हमें वाटर भी चाहिए, नमक भी चाहिए और शुगर भी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन का नाम सुना है आप लोगों ने? ग्लाइकोजन नहीं सुना, कोई बात नहीं। जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर्ड होता है। अगर आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी करते हैं और रनिंग नहीं करते, जैसे 21 किलोमीटर आप नहीं भागते, आप 5 किलोमीटर वॉक करके आए और काम किया, सारा दिन आपने स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी में इतनी शुगर है कि अगर आप एक दिन की फास्टिंग भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम सब लोग व्रत रखते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में फास्ट बोलते हैं। तो कंफर्टेबली 24 घंटे के लिए एक आम इंसान भूखा रह सकता है पानी के साथ। पानी तो चाहिए होगा, अगर पानी भी नहीं पिएगा एक 24 घंटे तो काम चल सकता है। लेकिन जब आप रनिंग करेंगे तो आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा या ज़्यादा? बताइए। ज़्यादा। जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो आप ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करेंगे या कम? ज़्यादा। आपकी स्वेटिंग ज़्यादा होगी या कम? ज़्यादा। जैसे आपका नाम सर बताया था आपने? कुंचुक। कुंचुक जी बता रहे थे कि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो आइस हॉकी भी रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया की, है ना? तो वो ये बता रहे थे कि सर्दियों में भी क्या होती है उनको? स्वेटिंग। तो उनका क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, सॉल्ट, शुगर। ठीक है। कई बार क्या होता है रनिंग में, जैसे सर भी शेयर कर रहे थे, सोनम सर बता रहे थे कि लास्ट टाइम खारदुंगला पास जो चैलेंज था उसमें द बॉय फेल डाउन। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी ग्लूकोज सिर्फ इतना है जो 10 to 15 किलोमीटर तक चल सकता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आप लोग यंग हैं, जैसे मैं तो 44 का हूँ, आप तो यंग हैं, 15-20 के बीच में हैं, है ना? कुछ लोग थोड़ा छोटे होंगे, थोड़ा और बड़े होंगे। तो आपकी बॉडी मेरे से ज़्यादा मैनेज कर सकती है, हाफ मैराथन तक तो कर सकती है, फुल मैराथन में बिल्कुल नहीं कर पाती। इसीलिए बहुत सारे लोग 32 किलोमीटर्स या 35 किलोमीटर्स के आसपास गिर जाते हैं। सुना है आपने ऐसा? आपको तो पता होगा, आप 42 भागते नहीं सुना? उसको बोलते हैं हिटिंग द वॉल। और कई बार तो कुछ बच्चे 17-18 किलोमीटर पे भी गिर जाते हैं। सुना है किसी ने? हाँ या नहीं? नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, फिर आप लोग स्टडी लोग हैं। बट एक बार मैं दिल्ली की हाफ मैराथन भाग रहा था एयरटेल की, तो उसमें 18 किलोमीटर पे एक लड़की गिरी थी, धड़ाम, ऐसे फटाक। तो जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं हिटिंग द वॉल। वॉल का मतलब क्या हुआ? दीवार के साथ, जैसे आप दीवार के साथ टक्कर लगी तो आप धड़ाम गिरेंगे। तो उसका रीज़न क्या होता है? जैसे गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, जैसे वैसे आपका स्कूल तो इको फ्रेंडली है तो यहाँ पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होता है, बट नॉर्मली जो पेट्रोल की गाड़ी है, अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या वो चल पाएगी? नहीं। तो उसी तरह क्या हमारा ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा जब बॉडी का, तो हमारी बॉडी काम कर पाएगी? नहीं। तो हमारी बॉडी में इतना ही ग्लूकोज होता है कि वो 24 घंटे तक चला सके। और अगर हम 10 या 15 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रन करते हैं तो वो ग्लूकोज तो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो आपने देखा होगा, जब आप लद्दाख मैराथन में भी भागते हैं तो वो आपको वाटर देते हैं, है ना? उसके बाद एनर्जेल का पैकेट भी दिया था लास्ट ईयर जब हम आए थे। एनर्जेल का जो बॉक्स होता है उसमें सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है, ORS टाइप जो हो गया, सिंपल भाषा में समझेंगे। बनाना देते हैं ना बनाना, बिस्किट्स देते हैं, गच्चक भी देते हैं। और कई लोग तेज़ भागने के चक्कर में पानी पीना ही भूल जाते हैं कि टाइम कम हो, वेस्ट हो जाएगा ना, भागने से रुकना पड़ेगा, या भागते भागते पकड़ते, आपने देखा होगा। तो अगर आप फर्स्ट आने वाले हैं तब तो मैं अब कुछ नहीं कहता, लेकिन उनको भी पानी तो पीना चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि पानी के साथ हमें नमक भी चाहिए, हमें सॉल्ट भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, और साथ में हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें केले से मिल जाएंगे। और जब 2017 में मैंने भागी थी तो बिस्किट भी दे रहे थे और गच्चक भी दे रहे थे। गच्चक भी गुड़ से बनती है, गुड़ में भी शुगर होती है, नट्स भी होते हैं। फैट्स जो है वो हम रनिंग के टाइम नहीं यूज़ कर पाते, रनिंग के टाइम हम शुगर ही यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी यार आप भागें तो वाटर, सॉल्ट, शुगर, बनाना और ये सब गच्चक खाना चाहिए। तो आप बताओ कि कितनी कितनी देर बाद पानी पीना पड़ेगा फिर? कोई गैस कर सकते हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? हाफ मैराथन में आपको कितनी देर लग जाती है पूरा करने में? 1.5 आवर्स। वेरी गुड। तो आप तो काफ़ी अच्छे रनर हैं, क्योंकि मुझे तो 2.5 घंटे, 2.25 घंटे लग जाते हैं।
और आप लोगों को कितना टाइम लग जाता है? 2 आवर्स, वेरी गुड। सो यू आर वेरी गुड रनर, यू आर बेटर रनर देन मी। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली हमें हर 10 मिनट के बाद सिप्स ऑफ वाटर लेना चाहिए। सो एवरी 10 मिनट्स अगर आप सिप्स ऑफ वाटर लेंगे विद सॉल्ट एंड शुगर, तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं कि आपको बॉटल पकड़ के भागना चाहिए, ठीक है। जब आप बॉटल पकड़ के भागेंगे तो उस बॉटल में पानी भी होगा और उसमें आपने पहले से ही नमक और शुगर भी डाल के रखा होगा, तो आप सिप कर सकते हैं। उसकी एक स्पेशल बॉटल भी आती है और उसके अंदर एक बैंड भी होता है, तो जैसे आपने ये बॉटल पकड़ी तो बैंड के साथ वो आप बॉटल पकड़ के भाग सकते हैं। और वो बॉटल 500 ml की होती है लगभग। तो और 1 घंटे में कितना पानी पीना चाहिए हमें ऐसा लगभग? वाइल्ड गैस कोई मारे तो 500 ml। एनीबडी? 1 घंटे में अगर आप 1 घंटा रनिंग करते हो तो कितना पानी पीना चाहिए? 1 लीटर। सो इट इज अराउंड 500 to 1000 ml ओनली। अगर आप दिल्ली में भागने आए, जो कि हमारा शहर है, तो विल बी वेलकम यू। वहाँ पे आपको 1 लीटर से कम पिएंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। लद्दाख में ठंडा इलाका है, स्वेटिंग थोड़ी कम होगी, तो अगर आप 500 ml भी पिएंगे तो काम चल जाएगा। एक चीज़ और नोट करके देखना, जब आप 20 किलोमीटर्स पहले भागते हैं और उसके भागने के बाद दोबारा वेट करना आपका, तो आपका वेट कम हो जाएगा। ½ kg 1 kg तक आपका जो वेट कम हो जाएगा। तो आप क्या उस टाइम मोशन करने गए थे? नहीं। तो वेट कम कैसे हुआ? स्वेटिंग की वजह से। जो आपका वाटर लॉस हुआ, सॉल्ट लॉस हुआ, शुगर लॉस हुआ, तो उसकी वजह से आपका वेट कम हो गया। अब इसका नुकसान क्या है? सपोज अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपने सुना मसल्स में क्रैम्प आ जाता है? किसी के रनिंग करते हुए कभी क्रैम्प आया है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जो हमारी मसल्स होती हैं उनको सॉल्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप भागते रहेंगे और आप सिर्फ पानी पिएंगे तो वो ना पानी पीने से भी ज़्यादा डेंजरस है। बताओ, बता सकता है कोई क्यों? साइंस पढ़ी है आपने? साइंस में ऐसा नहीं होता, वो 2 बीकर्स होते हैं, एक में सॉल्ट कम होता है, एक में सॉल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जिस बीकर में सॉल्ट कम होगा, जो ज़्यादा वाला बीकर है उसमें चला जाएगा। तो अगर आप सिर्फ वाटर पियोगे तो आपकी फूड पाइप में क्या जाएगा? वाटर। वाटर में सॉल्ट है? नहीं है। आपकी बॉडी में सॉल्ट है। बॉडी में तो है ही। तो जब आप पानी पिएंगे तो वो वाटर जो है वो सॉल्ट और भी अपने अंदर ले लेगा, तो आपका सॉल्ट और कम हो जाएगा। लॉजिकली बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसलिए जब रनिंग करना है तो सॉल्ट तो होना ही चाहिए। सॉल्ट कितना होना चाहिए? देखो, वैसे तो जेल्स आते हैं, एनर्जेल का जेल आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की टैबलेट्स भी आती हैं, बट अगर आपको सिंपल करना हो तो शिकंजी बनाते हैं ना, चीनी डाल के और नमक डाल के, तो उतना नमकीन होना चाहिए जितने हमारे आंसू नमकीन होते हैं। कभी टेस्ट करके देखे अपने टीयर्स? नमकीन होते हैं ना आंसू भी। तो लगभग से हाफ से थोड़ा सा कम स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 4 to 5 स्पून्स ऑफ शुगर, दिस विल मेक ए गुड 1 लीटर ऑफ वाटर। ऐसे 2 लीटर वाटर अगर आपको मिल जाता है तो आप अपना हाफ मैराथन आराम से भाग सकते हैं। आपको कभी क्रैम्प नहीं आएगा। जैसे मुझे पहले एक बार क्रैम्प आया था जब मुझे ये सब नॉलेज नहीं थी, तो मैंने एक बार 14 किलोमीटर भागा और मेरे पाँव में बहुत ज़बरदस्त दर्द हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मेरी हड्डी टूट गई। तो मैं अपने सुबह 8-9 बजे भागा था, तो मेरे क्लिनिक का टाइम था 10 to 1। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया, तो मैंने कहा क्लिनिक के बाद दिखाएंगे। जब तक 1 बजा तो वो दर्द और कम हो गया, क्योंकि मैंने खाना खाया था। खाने में क्या होगा? नमक, अगर आप सब्जी खाएंगे तो जब तक मैं डॉक्टर के पास गया मेरा पेन ही गायब हो गया था। तो मैंने जब उससे पूछा तो वो ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर था, हड्डी का डॉक्टर, और उसको एक्चुअली भाई भी मैराथन भागता था। तब तक मुझे ये नॉलेज नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपने ना सॉल्ट नहीं लिया, इसलिए आपको डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हो? क्योंकि आपका पानी, वाटर इनटेक आपने किया नहीं, वाटर भी कम हो गया, सॉल्ट भी कम हो गया, इसलिए क्रैम्प आया। वो वाला दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी क्रैम्प नहीं आया, बिकॉज आई टुक केयर कि जब भी मैं भागूं हम पानी लेके। जैसे प्रदीप मेरा रनिंग पार्टनर रहा है, लास्ट टाइम जो आप वीडियो देखेंगे लद्दाख मैराथन का ना, हाथ खड़ा कर दे प्रदीप, उसमें क्या है, फोटो दिखाओ जी प्रदीप, ठीक है। अगर आप लद्दाख मैराथन वीडियो डालेंगे ना, तो अभी भी आप डालेंगे मेरे जाने के बाद, यहाँ भी नेटवर्क आ रहा है या नहीं,
तो उसमें हमने पूरा बताया हुआ, हमने कितने केले खा लिए, क्या कर दिया। तो हम बनाना भी खा रहे हैं भागते हुए, पानी भी पी रहे हैं, गच्चक भी खा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रैम्प आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है सॉल्ट की कमी। और सॉल्ट की कमी, अगर आप सिर्फ पानी में सॉल्ट डाल के पियेंगे तो सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। मैंने बताया था ना, शुगर भी डालनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको सॉल्ट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और शुगर भी चाहिए। अभी मैं बिल्कुल कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मैराथन जो है अभी 6 दिन में आने वाली है। इसके अलावा जो और कॉन्सेप्ट्स हैं मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो उस दिन जब आपको वो बनाना देंगे तो आप खा लेना, बिस्किट देंगे तो भी खा लेना, गच्चक देंगे तो भी खा लेना। और जब वो सिर्फ पानी देंगे तो पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज़रूर होना चाहिए। तो अगर एनर्जल वगैरह दे रहे हैं तो वो भी ले लेना। इस बार जो लद्दाख है वो इको फ्रेंडली होने वाला है, तो उसमें वाटर बॉटल्स नहीं मिलेंगी जो आप कैरी कर सकें। तो वैसे तो अब स्पेशल बॉटल्स होती हैं, नहीं तो फिर भी आप अपनी एक बॉटल कैरी कर सकते हैं जिसको रीफ़िल कर लें आप। तो जब रीफ़िल करें उसमें सिर्फ पानी ना डालें, उसमें कुछ नहीं करना ना, तो ORS का पैकेट ही डाल लें, दैट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ चीप। जो ORS का पैकेट है ना, वो भी डिहाइड्रेशन में यूज़ होता है। दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर स्पोर्ट्स बट इट इज़ गुड, चीप एंड गुड। अदरवाइज एनर्जल कंपनी का आता है, फास्ट और भी कंपनीज हैं, बट दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट। अगर आप स्कंजी बनाएंगे तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, एक बॉटल खत्म होगी तो दोबारा स्कंजी बनाने जाएंगे। तो यू हैव टू हैव दैट सपोर्ट फ्रॉम देयर ओनली। ये क्लियर हो गया? अब किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं रनिंग में वो बताइए, उसका आंसर देता हूँ मैं। एक तो क्रैम्प हो जाता है, नीज में दर्द होता है। देखो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपको सपोज 21 किलोमीटर भागना है तो एक हफ्ते में आपको कितने किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं, मतलब एक हफ्ता, मतलब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। तो पहला सवाल मैं आपके बेसिक फंडे क्लियर करता हूँ। 7 दिन में हमें कितने दिन भागना चाहिए अगर हम हाफ मैराथन भागना चाहते हैं तो? वेरी गुड, क्लैपिंग, ठीक है। तो बाकी 2 दिन क्या करना चाहिए? वेरी गुड, हाँ, क्लैपिंग भी क्लैपिंग, ठीक है। तो अगर हम हफ्ते में 7 दिन, हमें रेस्ट क्यों करना चाहिए? हम रात को सोते हैं ना, हमें सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्योंकि सोने से बॉडी को रिकवरी मिलती है, उसी तरह हमें रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर हम 5 दिन भागेंगे तो हमें रोज कितना भागना चाहिए 5 दिन में? आप तो हाफ मैराथन भागने वाले हैं ना, सबने रजिस्टर करा दिया ना, फ्राइडे और थर्सडे को बिब लेंगे ना, तो कितना भागना चाहिए? नहीं पता तो कोई बात नहीं बेटा, तभी तो सेशन हो रहा है, आई विल टेल यू। 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो रोज 10 किलोमीटर भागना चाहिए, रोज 7 भागना चाहिए, रोज 5, ऐसा कुछ बोले नहीं? हाँ बोलो बेटा। कम ज्यादा भाग सकते हैं। कम ज्यादा, कितना कम और कितना ज्यादा? 5 कम और 10 12 10 12। तो आपको हाफ 5 इज गुड, 10 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, बट देर इज वन मोर आंसर, 12। तो मैक्सिमम 21 किलोमीटर अगर आपको जिस दिन भागना है तो उससे आपको पहले प्रैक्टिस में कितना भागना चाहिए? 19। अगर कोई फर्स्ट टाइम भाग रहा है तो फर्स्ट टाइम 17, और अगर कोई पुराना है तो 21 भाग ही चुका है वो। फिर उस 25 रन करके रखेगा, तो फिर उस टाइम असल 25 करके, हाँ दैट इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटजी। तो एक्चुअली इसका कोई पूरा सही और गलत आंसर नहीं है, बट इसका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो सबको दिखाई नहीं देगा तो मैं वैसे ही समझाता हूँ। 7 दिन है हमारे पास, ठीक है। दिस इज मंडे, दिस इज सैटरडे संडे, चलो ये सैटरडे संडे हो गया। दिस इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। तो हमें 2 दिन रेस्ट भी करना है, ठीक है। एक्चुअली जैसे आपका नाम क्या बेटा? तेंजिन। तेंजिन बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि हमें कम भी भागना चाहिए और हमें ज़्यादा भी भागना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? एक्चुअली 3 तरह के रन होते हैं, और ये मेरे YouTube वीडियोस में भी हैं जो आप बाद में भी देख सकते हैं। और सर से मेरी बात हुई थी तो नेक्स्ट ईयर भी आऊँगा मैं, शायद अप्रैल में, आपका प्रॉपर लंबा सेशन लेने के लिए, ताकि रनिंग से पहले प्रैक्टिस में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो उसमें क्या है बेटा, एक होता है इंटरवल ट्रेनिंग, क्या नाम है? ठीक है। दूसरा होता है एरोबिक रन, ठीक है, बोलो क्या होता है? और तीसरा होता है लॉन्ग रन।
ठीक है, 3 वर्ड्स हो गए, इंटरवल ट्रेनिंग, एरोबिक रन एंड लॉन्ग रन। तो एक हाफ मैराथन को प्रिपेयर करने के लिए हमें लगभग कितना टाइम चाहिए, गेस करो। अगर कोई किसी ने कभी नहीं भागा है तो उसको कितना टाइम देना चाहिए हाफ मैराथन को प्रिपेयर करने के लिए, जो 21.1 किलोमीटर है? नहीं बेटा, कितना महीने से? 3 महीना। देखिए आइडली 6 मंथ्स अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप पहले से 5 या 10 किलोमीटर भागते हैं तो आप 3 मंथ्स में आराम से कर सकते हैं। फुल मैराथन के लिए कितना करना चाहिए? आइडली 12 मंथ्स, बट अगर आप हाफ मैराथन भाग चुके हैं तो आप 6 मंथ्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, करने वाले 3 महीने में भी कर लेते हैं हाफ मैराथन, और फुल मैराथन 6 मंथ्स में भी कर लेते हैं 0 से, बट उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम प्रेशर, अब आपके एग्जाम का प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ता है या अचानक ही बढ़ जाता है? ग्रेजुअली बढ़ता है ना, तो फिर महसूस नहीं होता। तो अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग, लॉन्ग रन और एरोबिक रन। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इंटरवल का मतलब है कि आपने, जैसे मूवी का इंटरवल होता है तो उसमें ब्रेक हो जाता है, तो आपके रन्स में भी ब्रेक होगा। जैसे आपने क्या नाम किया था बेटा आपका? तंजिन ने बताया कि एक दिन हमें भागना चाहिए 5 किलोमीटर, तो उस दिन हम करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग। तो इंटरवल ट्रेनिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो हमने ट्यूसडे को की इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि संडे को हम कर रहे हैं अपना लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन के बाद एक दिन हम रेस्ट करेंगे और सैटरडे को भी रेस्ट करेंगे। तो लॉन्ग रन से एक दिन पहले भी रेस्ट करेंगे और मंडे को भी रेस्ट करेंगे, ताकि हमारी लेग्स पहले से भी रिलैक्सड हो और जिस दिन हम भागें उस दिन हम अच्छे से भाग सकें, और उसके बाद मंडे को भी रेस्ट करेंगे ताकि बॉडी को रिकवरी का और टाइम मिल जाए। क्लियर है? फिर हम ट्यूसडे को भागेंगे इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में हम कैसे भागेंगे? पहले हम 500 मीटर्स का वॉक करेंगे। जैसे आप गाड़ी भी स्टार्ट करते हैं या चलना भी स्टार्ट करते हैं विंटर्स में, तो बॉडी स्टिफ होती है, तो उसको लूज होने में, बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन मिलने में टाइम लगता है। यस और नो? ठीक है, तो जब आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। अब जैसे आपका नाम क्या बच्चे? हाँ, यंग रोल, ठीक से बोल रहा हूँ या गलत? यंग रोल, ठीक है। यंग रोल ने जैसे बताया कि ये 2 घंटे में रन करती हैं, है ना, तो 2 घंटे में अगर ये रन करती हैं तो इनकी स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होगी, तो शी शुड बी रनिंग अराउंड 10.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये लगभग 1 किलोमीटर को 5 मिनट कुछ सेकंड्स में पूरा कर लेती होंगी, 5 मिनट्स 40 सेकंड्स के आसपास ये कंप्लीट कर लेती होंगी, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? अब मान लो आप अपनी स्पीड इंक्रीज़ करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि मैं 2 आवर्स की जगह 1 आवर 50 मिनट्स में करूं, और उसकी वजह से मुझे इंजरी भी ना हो और मुझे चोट भी ना लगे। ठीक है, तो इंटरवल ट्रेनिंग में हम जितनी ताकत है उतनी ताकत से भागेंगे। तो पहले 500 मीटर हम वॉक करेंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर हम स्लो भागेंगे। जैसे हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 5 मिनट्स और 50 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर भाग लेती है आराम से। ठीक है, लगभग इतना होगा, 5:47 होगा टू बी एग्जैक्ट, अगर 11 किलोमीटर भागना हो 1 घंटे में। तो हम पहले भागेंगे 1 किलोमीटर 8 मिनट्स में स्लोली। पहले हमने वॉक किया, उसके बाद हमने रन किया स्लोली, तो हमारी बॉडी मोशन में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरवल ट्रेनिंग 5 किलोमीटर की। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो आपका बेटा फर्स्ट किलोमीटर होगा और जो लास्ट किलोमीटर होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये 2 आवर्स में अपनी हाफ मैराथन पूरी कर लेती हैं, तो एवरेज इनकी आ रही है 5:47 के आसपास या 5:50 के आसपास पर किलोमीटर। उस दिन इनको लिबर्टी है, इफ शी वांट्स टू रन शी कैन रन इन 4 मिनट्स ऑल्सो 1 किलोमीटर, और 4.5 ऑल्सो, विच शी वुड बी एबल टू, वो कर भी पाएंगे ऐसा, क्योंकि 1 ही किलोमीटर तो भाग रहे हैं ना स्पीड से हम। उसके बाद भागने के बाद हम 1.5 to 2 मिनट्स का ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो गया? इंटरवल। तभी इसका नाम क्या है? इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पे होगा तो आप दोबारा भी देख पाएंगे, और इससे रिलेटेड वीडियोस भी होंगे। ठीक है, और आप लोग ही होंगे वीडियो में। ठीक है, तो इंटरवल ट्रेनिंग में 1 किलोमीटर हमने बहुत तेज भागा, जितनी हमारी कैपेसिटी थी। उसके बाद हमने 1.5 मिनट से 2 मिनट का क्या लिया? ब्रेक या इंटरवल ले लिया, जैसे मूवी में इंटरवल होता है। उसके बाद दोबारा हम भागेंगे 1 किलोमीटर। किलोमीटर कौन सा हो गया? सेकंड वाला। उसके बाद 3rd, 4th एंड 5th,
ये 5 किलोमीटर लगभग 5 सेकंड्स के आसपास ही होने चाहिए। जैसे आपने 4 मिनट्स में भागा तो 4 मिनट्स 5 सेकंड हो गया, 4 मिनट्स 3 सेकंड हो गया, 4 मिनट्स 2 सेकंड हो गया, 4 मिनट्स 1 सेकंड हो गया, 4 मिनट 10 सेकंड हो गया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट तो आपने भाग लिया 350 पे और लास्ट भाग लिया 430 पे, तो इसका मतलब आपने ओवर एक्सर्ट कर दिया अपने आप को। ठीक है, इसका एक और बेनिफिट क्या होगा, नॉर्मली जो हमारा हम भागेंगे तो हमारा हार्ट रेट क्या जाएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, और जब हम रिलैक्स करेंगे तो हार्ट रेट क्या जाएगा, नीचे। तो जब आप बहुत तेज भागेंगे तो आपका हार्ट रेट हो सकता है 180, 190, 200 भी चला जाए, क्योंकि आप लोग छोटे हैं। ठीक है, यहाँ 170 चला जाए। तो जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपका हार्ट रेट कम आ जाएगा, 120, 110। नॉर्मली तो हमारा 60, 70, 80 होता है, बट इतना आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बॉडी को रिलैक्सेशन मिल गया, आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिल गया, आपके सांस और हार्ट को रिलैक्सेशन मिल गया। उसके बाद दोबारा आपने दूसरा किलोमीटर भी उतनी ही स्पीड से भागा। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप 4 मिनट्स की जगह 350 में भी कर पाएंगे, या अगर कोई 5 मिनट्स में करता है तो वो 4.5 में कर पाएगा। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं जब लॉन्ग रन करता हूँ तो मेरे को 8 मिनट 7.5 मिनट्स लग जाते हैं, बट जब मैं फास्ट करता हूँ तो मैं 4.5 या 5 में भी कर लेता हूँ। इंटरवल ट्रेनिंग, नॉट लॉन्ग रन। इंटरवल ट्रेनिंग क्लियर होगी? कोई डाउट है तो पूछिए बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक और चीज़ है, स्टार्टिंग में हमने 500 मीटर्स वॉक किया था, उसके बाद हमने 1 किलोमीटर स्लो भागा था, फिर उसके बाद हमने फास्ट भागा और हमने रिलैक्स किया था। उसके बाद जब हमारे 5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद भी हम 1 किलोमीटर वॉक करेंगे या स्लो भागेंगे, ताकि हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल डाउन। और ऐसा हफ्ते में हम सिर्फ एक ही बार करेंगे, जैसे ट्यूसडे को करेंगे हम। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? अब आपने कहा था कि 5 दिन की ट्रेनिंग करेंगे। 5 दिन में ना आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 5 दिन भागो, ठीक है, बट उससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप 2 दिन साइकिलिंग कर लो। साइकिलिंग करने के 2 बेनिफिट होंगे। ठीक है, साइकिलिंग करने में मसल्स यूज होती हैं थाइस की, ठीक है, रनिंग में यूज होती हैं काफ्स, थाइस और हिप्स। ठीक है, और रनिंग करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है कि साइकिलिंग में? रनिंग में। तो उससे क्या होगा कि जैसे आपने ट्यूसडे को इंटरवल ट्रेनिंग की तो वेडनेसडे को हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स की साइकिलिंग, वो भी कंफर्टेबल सी, तो कि उस दिन भी हमें रेस्ट मिल गया, हमारी भागने वाली मसल्स यूज़ नहीं हुई। पिछले दिन हमने बहुत मेहनत की थी, हमने इंटरवल ट्रेनिंग किया था। ठीक है, तो उससे हम जब साइकिलिंग करेंगे तो हमारी थाइस बिल्डअप हो जाएंगी। जब हमारी थाइस बिल्डअप हो जाएंगी तो हमारे को नी की प्रॉब्लम भी कम आएगी, क्योंकि अगर हम लगातार भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे, वो भी स्पीड पे भागते रहेंगे, तो उसके काफ़ी नुकसान होते हैं। मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ट्यूसडे को क्या किया हमने, इंटरवल ट्रेनिंग। वेडनेसडे को किया साइकिलिंग। वेडनेसडे को करेंगे हम एरोबिक रन। एरोबिक रन क्या होता है? एरोबिक का मतलब होता है जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में यूज हो रही है उतनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। समझ गए बात? जैसे इंटरवल ट्रेनिंग में तो हम भागेंगे तो हमारा सांस ऐसे चलेगा, मेरा तो ऐसे चलता है, आपका हो सकता है स्लो चलता हो, तो मैं नाक से सांस ही नहीं ले पाता, मुझे मुंह से लेना पड़ता है। ये तो इंटरवल ट्रेनिंग हो गई। लेकिन जब हम एरोबिक रन करेंगे तो हम ऐसे सांस लेंगे, तो नाक से ले रहे हैं आराम से। ठीक है, तो एरोबिक रन का मतलब है जितना सांस हमें मिल रहा है उतनी ऑक्सीजन हमें मिल रही है जितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो उस दिन हमारा हार्ट रेट 170 180 नहीं जाएगा, उस दिन हमारा हार्ट रेट जाएगा 140 160 के बीच में रफली। पहले मैं एक बार सेटल कर दूं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, बेसिक क्लियर हो जाए, उसके बाद जब बच्चे सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर दूंगा, और आप जितना सवाल पूछेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि मेरे को नहीं तो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं आप कौन से लेवल पे हैं। ठीक है, अभी तो मैं बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको। तो एरोबिक रन में हमें भागना चाहिए 10 किलोमीटर्स। तो आपने दोनों ही जवाब बिल्कुल ठीक दिए थे बेटा। आपने कहा था एक दिन 5 किलोमीटर भागेंगे और एक दिन हम भागेंगे 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर जब हम भागेंगे एरोबिक रन में, अगर आप हाफ मैराथन भाग रहे हैं तो 8 या 7 भी भाग सकते हैं, अगर फुल मैराथन भाग रहे हैं जैसे आप, तो आपको 10 किलोमीटर भागना चाहिए एरोबिक रन। ठीक है, तो एरोबिक रन में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 1 घंटे में ही 10 किलोमीटर भाग लें, या 50 मिनट में भी कर सकते हैं ख़त्म, जैसे आपकी स्पीड अच्छी है। 40 मिनट्स में भी लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए कि उस दिन जान नहीं निकलनी चाहिए आपकी, ख़त्म होने के बाद यू विल फील ओके। ठीक है, बिकॉज बॉडी को कभी भी ओवर एक्सर्ट नहीं करना। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपये का नोट है, क्या हमें सारे खर्च कर देने चाहिए कभी? येस और नो? नो। उसी तरह ट्रेनिंग में भी
इवेंट वाले दिन आप सारे खर्च कर दो अगर आपने करने हैं तो। वैसे मैं तो वो भी प्रेफर नहीं करता, बट जिसने फर्स्ट आना है या मेडल पोडियम फिनिश करना है उसके लिए तो ठीक है। बट जो लोग एवरेज आने वाले हैं उनको अपनी इतनी जान नहीं देनी चाहिए, उस दिन भी आराम से भागना चाहिए जैसा कि आप प्रैक्टिस रन में भागते हैं। ठीक है, सबको शौक होता है स्पीड का, यंग एज में तो बहुत ही शौक होता है। ठीक है, तो एरोबिक रन में हम भागेंगे स्पीड से, बट इतनी स्पीड से भागेंगे कि हा 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 ऐसा नहीं होगा, और इतनी ऑक्सीजन लेंगे जितनी ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। और क्योंकि इस दिन हम 7 से 10 किलोमीटर भाग रहे हैं, और इंटरवल ट्रेनिंग वाले दिन भी हम जब 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब मैं तो दिल्ली में ब्रेक लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हर किलोमीटर के बाद पानी पीना पड़ता है। तो हर किलोमीटर के बाद आप सिप्स में पानी पियेंगे, और जो पानी 1 घंटे में पीना है वो 1 घंटे में इकट्ठा 500 ml नहीं पीना, फिर तो सुसु आ जाएगा। ठीक है, वो क्या करना है, सिप्स में पीना है। सिप्स में पीने से क्या फ़ायदा होगा, जितना पसीना बाहर गया उतना ही पानी पिया, तो हाफ मैराथन में आपको सुसु करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा। आ जाए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना सिप्स में क्यों लेना है। मैंने शुरू में बताया था ना, एवरी 10 मिनट्स, ताकि जितना आपका वाटर लॉस हुआ उतना आपने पूरा कर लिया। मेकिंग सेंस, समझ आ रहा है? एरोबिक रन समझ आ गया? आगे चल सकते हैं। तो हमने ट्यूसडे को किया इंटरवल ट्रेनिंग, वेडनेसडे को की साइकिलिंग। रन भी कर सकते हैं आप, लेकिन स्लो रन कीजिएगा, जान मत दीजिएगा अपनी, ईजी रन कर लीजिएगा। अगर आप साइकिल नहीं है, क्योंकि अब मैं बोलूँ साइकिल खरीद के लाओ, दैट इज़ नॉट गुड। साइकिल नहीं है तो आप आराम से 5 किलोमीटर धीरे से भाग लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ गया ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को एरोबिक रन कर लिया, फ्राइडे को फिर हम फिर साइकिलिंग करेंगे, फिर हमारी थाइज बिल्डअप होंगी। ठीक है, सैटरडे को हम रेस्ट करेंगे क्योंकि संडे को हम क्या करेंगे, लॉन्ग रन। तो एक तरह से हमें 2 रेस्ट डेज मिल गए। फ्राइडे को भी हमने 30 मिनट सिर्फ साइकिल की और लॉन्ग रन किया। अब जो लोग हाफ मैराथन भाग रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो लोग फुल मैराथन भाग रहे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो लोग हाफ मैराथन भाग रहे हैं 0 से, मान लीजिए किसी ने स्टार्ट करना है, हम ये मानते हैं कि इवेंट हमारा अभी नेक्स्ट वीक नहीं है, हमारा इवेंट है 6 मंथ्स के बाद, और कोई शुरू से स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे स्टार्ट करे। तो जैसे शुरू में तो 5 किलोमीटर अगर कोई भाग सकता है तो वो 5 की जगह 6 भाग ले, 7 भाग ले, तो दे कैन इंक्रीज 10% एवरी वीक और इंक्रीज 5% एवरी वीक। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर का 10% कितना होगा, 500 मीटर्स। तो शुरू में अगर आप 5 किलोमीटर भी भागते हैं तो 5.5 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वीक में कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर्स। उसके नेक्स्ट वीक में 660 हो जाएगा। अब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो 0.5 तक ही रख लेते हैं। 10 किलोमीटर्स के बाद क्या हो जाएगा, 11, 12। तो इतना करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 12 से 16 हफ्ते। किसी हफ्ते में बीच में हम नहीं भी भाग पाएंगे, कोई एग्जाम होगा, कोई काम आ जाएगा, तो इसलिए हमें बोलते हैं कि 6 मंथ्स का हमें टाइम चाहिए। तो अगर आप 0 से भी स्टार्ट करते हैं तो 6 मंथ्स तक आप लॉन्ग रन को बढ़ा सकते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 किलोमीटर इंटरवल रन की जगह 500 मीटर्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 किलोमीटर ही करना है। और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो आप 1.5 किलोमीटर्स भी कर सकते हैं, जो कि 1 माइल के आसपास होगा, 1.4। ठीक है, तो जो लॉन्ग रन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हाफ मैराथन जो पहली बार भाग रहे हैं उनके लिए 16 किलोमीटर भागना सफिशिएंट माना जाता है। जो हाफ मैराथन अगर कभी किसी ने नहीं भागी 21.1 किलोमीटर, अगर वो 16 किलोमीटर भी भाग ले तो ये माना जाता है बुक्स के हिसाब से कि वो आराम से उस दिन 21 किलोमीटर भाग लेंगे। ठीक है, अब वीकली माइलेज की बात की थी हमने, वीक में कितना भागना चाहिए। मोटे तौर पे लास्ट में तो 16 ही हो गया, 16 + 7 कितना हो गया, 7, 23 + 5, 28, 30। बट ये तो आखिरी के 2-3 महीने में होगा। स्टार्टिंग में तो अगर आपको 21 भागना है तो आप पूरे हफ्ते में 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, मैक्सिमम 30 किलोमीटर, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने फुल मैराथन भागनी है तो भी आप इंटरवल ट्रेनिंग 5 से 8 किलोमीटर की कर सकते हैं। लॉन्ग एरोबिक रन जो है 10 से 12 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 8 to 12। लॉन्ग रन जो है वो आपको 15 से 35 या 32 तक करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने बताया था, मैं नाम भूल गया, मैं बोल नहीं पाऊंगा, जो आपने बोला वही नाम है। ठीक है तो इन्होंने ऑलरेडी हाफ मैराथन भाग ली, हम है ना। तो अब जो हाफ मैराथन भाग चुके हैं, अगर वो 25 किलोमीटर भागते जैसा कि इन्होंने बोला था तो बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके मन में कोई मेंटल ब्लॉक ही नहीं होगा, क्योंकि आप पहले भी भाग चुके हैं और 25 भी भाग चुके हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो आप आराम से भाग सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम भाग रहा है उसको 21 भागने की जरूरत नहीं है, वो 16 किलोमीटर काफ़ी है। उसी तरह फर्स्ट टाइम अगर कोई फुल मैराथन भाग रहा है,
अगर वो 32 किलोमीटर भाग लेता है वो भी सफिशेंट है, ज़रूरी नहीं है कि 42 किलोमीटर भागना। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने फ्राइडे को साइकिल चलाई थी, सैटरडे को हमने रेस्ट किया था, संडे को हम भागे थे, मंडे को भी हमने रेस्ट किया था। अगर हम 25 किलोमीटर भाग लेते हैं तो हमें रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी या कम? ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस दिन हम थके होते हैं, यस और नो? इसका मतलब हम गलत ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी बॉडी को पूरा रिकवर होने का मौका नहीं दे रहे। जो लोग रेगुलर भागते हैं उनको तो 25 किलोमीटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो थकी हुई टांगों से भागेंगे तो क्या वो अच्छा भाग पाएंगे? नहीं। इंग्लिश में एक कहावत होती है, नेवर बीट टायर्ड हॉर्सेस, कि जो घोड़ा थका हुआ है उसको चाबुक नहीं मारना चाहिए। तो क्या तेज भाग पाएगा? वो बैठ जाएगा। ठीक है, इसलिए रिकवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्चुअली हफ्ते में 2 दिन तो भागना ही नहीं है, उस दिन तो हमें रेस्ट करना है, और बाकी 2 दिन भी हमें साइकिलिंग करनी है 30 मिनट्स, या हमें वॉक करना है या हल्का सा भागना है, मतलब 5 किलोमीटर तक ही भागना है और कंफर्टेबल भागना है ताकि हमें कोई थकावट ना हो। तो 25 किलोमीटर बिल्कुल भागना चाहिए, और जो 42 किलोमीटर्स वाले होते हैं वो 50 किलोमीटर भी भाग सकते हैं, बट फिर उनका रिकवरी टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो हम रिवीजन करते हैं कि नहीं करते? रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछली रात को नहीं पढ़ेंगे तो शायद पास ही ना हो पाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? जब आपकी मैराथन आने वाली है 42 किलोमीटर्स या 21 किलोमीटर्स या 7 किलोमीटर्स भी, तो आपको लास्ट हफ्ते में कितना भागना चाहिए, ज़्यादा या कम? कितने बोल रहे हैं ज़्यादा? हाथ खड़ा करो। और कितने बोल रहे हैं कम? हाथ खड़ा करो। तो बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कम। ठीक है, तो जो लोग कम बोल रहे हैं वो सही हैं, जो ज़्यादा बोल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हमारी टांगों को क्या चाहिए, रेस्ट या एक्टिविटी? रेस्ट। तो रेस्ट कैसे मिलेगा? भाग के या नहीं भाग के? नहीं भाग के। जैसे हाँ, अब हम लोग दिल्ली से भागने आए हैं, कुछ लोग हाफ मैराथन भाग रहे हैं, अब जैसे मैं 42 किलोमीटर भाग रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी 42 किलोमीटर भाग रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ही दिन भागेंगे और वो होगा परसों 5 किलोमीटर बस। लास्ट रन मेरा फ्राइडे को था, उसके बाद मैंने सैटरडे को साइकिलिंग की, और संडे को तो मैं फ़्लाइट पकड़ के यहाँ आ गया। आज तो ट्यूसडे है ना? ट्यूसडे ही है, मंडे है? अच्छा हाँ, संडे को फ्लाइट पकड़ के आया था, कल तो रेस्ट ही किया, आज भी हम घूम फिर रहे हैं। हम 2 दिन बाद सिर्फ 5 किलोमीटर भागेंगे, और उसके बाद 2 दिन बाद क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भागेंगे। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हम बिल्कुल नहीं भागेंगे, ताकि हमारी टांगें बिल्कुल फ्रेश हों। और सब लोग सोएंगे कितने बजे? 8 से 9 बजे, क्योंकि रन वाले दिन कितने बजे बुलाते हैं वो? सुबह 5 बजे, और स्टार्ट होता है 6:30 और 6 फुल मैराथन, 6:30 हाफ मैराथन, अभी यही शेड्यूल है। तो अगर आप लेट सोते हैं और लेट जगते हैं, वैसे आप लोगों से तो मुझे उम्मीद नहीं है, दिल्ली वालों से तो उम्मीद है मुझे, ऐसा ही करते हैं वो, तो अगर हम जल्दी टाइम पे सो जाते हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम फ्रेश होगी जब हम उठेंगे। अगर हमें रात को लेट सोने की आदत है और उस हम जल्दी उठेंगे तो उस दिन हम थके होंगे। तो अगर हमें बॉडी का बेस्ट देना है तो आखिरी हफ्ते में 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन, मंडे या थर्सडे को भाग लीजिए 5 किलोमीटर, चाहे आप 21 भाग रहे हैं चाहे 42, इससे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऐसा किया, अभी मैम भी चलेगी नहीं तो वो शेयर करती, कि उन्होंने 10 किलोमीटर भागना था तो उन्होंने सैटरडे को 8 भाग लिया कि अब तो मैं पक्का तैयार होगी, और जब उन्होंने अगले दिन 10 भागा तो उनको क्रैम्प हो गया, क्योंकि पिछले दिन ही मसल थक गई थी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि एग्जाम में हम रिवाइज करते हैं, लोग बोलते हैं सैटरडे को भी भाग रहे हैं, मंडे को भी भाग रहे हैं, ट्यूसडे को भी भाग रहे हैं, वेडनेसडे को भी भाग रहे हैं, कि अगले हफ्ते तो मैराथन है, फुल प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है, यू हैव टू रिलैक्स। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, लोग जो गलती करते हैं, स्पीड में भागना और ज़्यादा भागना। बहुत सारे किलोमीटर भाग रहे हैं, जैसे 30, 40, 50, बच्चे थक रहे हैं तो मैं सवाल पूछना शुरू कर देता हूँ। आपको मोटे मोटे तौर पे इतना समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछो, होने तो चाहिए थोड़े से, या मैंने इतना अच्छा समझा दिया कुछ बचा ही नहीं? पूछो पूछो बेटा। I have a question. So it's better to run in the morning or in the evening? So because lots of people I've seen that running in the evening. ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। देखो, मॉर्निंग और इवनिंग में वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि भागने से पहले आपको 2 घंटे पहले कुछ खाना नहीं चाहिए मोटे तौर पे, लेकिन लॉन्ग रन में ये अप्लाई नहीं होता, शॉर्ट रन्स में जो भी है। तो मॉर्निंग का टाइम का बेनिफिट ये होता है कि डिसिप्लिन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट एक्टिविटी जो इंपॉर्टेंट है वो ख़त्म कर ली तो वो ख़त्म हो गई।
इवनिंग में अगर आपका शेड्यूल बहुत अच्छा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर कोई काम आ जाए तो दिक्कत होती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि इवनिंग में अगर आपने लेट इवनिंग में भागा तो आपकी बॉडी हॉट अप हो जाएगी या कूल डाउन हो जाएगी, हॉट अप हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो लद्दाख तो थोड़ा ठंडा एरिया है, तो यू कैन अफोर्ड टू रन एट 4 और 5 PM, बट 6 बजे के बाद नहीं भागना चाहिए। बिकॉज मान लो आप लॉन्ग रन भाग रहे हैं 15 या 20 या 30 किलोमीटर्स, तो आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे। अगर आप 3-4 घंटे लगातार भागेंगे तो सर रात का टाइम हो जाएगा, या तो उसकी वजह से आपकी बॉडी, जब हम 40 पता है, विल बी सरप्राइज टू नो, जब हम फुल मैराथन भागते हैं 42 किलोमीटर्स तो हमारी बॉडी का 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब हम हाफ मैराथन भागते हैं तो लगभग 1-1.5 डिग्री बढ़ जाता है। इसलिए आप में से कुछ लोगों ने कभी महसूस किया है कि भागने के बाद बड़ा गरम गरम लगता है, ऐसा लगता है फीवरिश हो गया है और नींद सी नहीं आती, कभी ऐसा महसूस किया है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वो इसलिए भी होता है कि आपने ओवर एक्सर्ट किया है, तो एक दिन तो चलता है। सो हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस, पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप। या जब रनिंग करते समय हम चॉकलेट, बीच में चॉकलेट वगैरह खाने से और एकदम एनर्जी तो जनरेट हो जाती है ना 2 मिनट्स के लिए, इंस्टेंट एनर्जी, बट उसके बाद फिर कैसे रीजनरेट होते हैं? हाँ, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो चॉकलेट खाना क्यों चाहिए? चॉकलेट में क्या होता है? शुगर। तो हमने शुरू में क्या बात की थी? शुगर। तो हमने वो तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की तो बात अच्छे से कर ली थी, न्यूट्रिशन का पार्ट में भूल गया था, थैंक्स अ लॉट। हमने ORS पी लिया पानी में डाल के, हर घंटे में 500 से 750 ml पी लिया। जैसे लद्दाख में 21 किलोमीटर वाले तो अफोर्ड कर सकते हैं 500 ml, बट अगर आप बेटा फुल मैराथन भाग रहे हैं तो ट्राई टू डू 750, बिकॉज धूप हो जाएगी जब तक खत्म करेंगे हम लोग। हम दिल्ली वाले हैं तो विल ट्राई 1 आवर, इनकी हो जाएगी जल्दी, बट फिर भी हम दिल्ली वाले हैं तो हम तो 1 घंटा में 1 लीटर पियेंगे, सुसु आने का बार बार वही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो इन्होंने सवाल पूछा। एक्चुअली रनिंग में हमें लगभग 60 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए 1 घंटे में। इसका मतलब हुआ एक केला जो होता है वो 20 ग्राम्स का होता है। ठीक है, तो अगर आप 3 केले खाती हैं या आपने 6 केले खा लिए हाफ मैराथन में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब चॉकलेट्स में कितनी शुगर है मैं एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, बट चॉकलेट खाएंगे या कुछ भी खाएंगे उसमें कैलोरीज लिखी होती हैं। अब कैलोरीज चॉकलेट में 400 किलो कैलोरीज भी होती हैं और 200 किलो कैलोरीज भी होती हैं। ठीक है, रनिंग में हमारी लगभग 700 किलो कैलोरीज बर्न होती हैं 1 आवर में, तो आपको वो कैलोरीज पूरी करनी है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, तो 4 × 60 कितना हुआ? 240 के आसपास। और क्योंकि हम हाफ मैराथन भाग रहे हैं, फुल नहीं भाग रहे, तो हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज है, उसमें भी ग्लाइकोजन है, और अगर हम नहीं भी खाएंगे तो 15 किलोमीटर तो बॉडी उससे ही काम चला लेगी। तो हमें एक्चुअली चाहिए सिर्फ 6-7 किलोमीटर के लिए या 10 किलोमीटर के लिए मैक्सिमम। तो 10 किलोमीटर के लिए अगर हमने 3 केले भी खा लिए तो हमारा काम चल जाएगा। बट कोशिश ये करना कि वो केला, पहला केला आधे घंटे या 40 मिनट्स में खा लें। जैसे अगर आप एरोबिक रन कर रहे हैं मान लीजिए 10 किलोमीटर वाला, तो आप 1 केला खा लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, आपको उसके अलावा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट खाना भी अच्छी बात है, बट उससे दांत खराब हो सकते हैं, तो केला वेला खाना ज़्यादा बेटर रहता है। बट रनिंग वाले दिन चॉकलेट ज़रूर दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है ताकि इंस्टेंट शुगर मिल जाए हमें। और अगर आप जैसे फुल मैराथन भाग रहे हैं तो फुल मैराथन में तो पूरी ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगी 15 किलोमीटर के बाद, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर से लेके 42 किलोमीटर तक, तो कितना मैथ्स हो गया, 27 किलोमीटर, 0.27 किलोमीटर के लिए तो हमें उसी टाइम खाना पड़ेगा। तो हमें एवरी 30 मिनट्स पे कुछ खाना चाहिए और एवरी 10 to 12 मिनट्स पे कुछ पीना चाहिए, सिप्स ऑफ वाटर पीना चाहिए विद ORS, और एवरी 30 मिनट्स में हमें कुछ खाना ही चाहिए। और अगर हम केला खा रहे हैं जो कि लगभग 20 ग्राम का होता है तो एवरी 20 मिनट्स पे हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई रनर्स होते हैं, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक रनर है, कीनिया के हैं, कहाँ के मुझे याद नहीं आ रहा, ही यूज टू रन हाफ मैराथन इन लेस देन 1 आवर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 58 मिनट समथिंग और 57 आई डोंट नो, बट ही यूज टू रन इन दैट टाइम एंड ही नॉट यूज टू टेक इलेक्ट्रोलाइट और एनीथिंग, क्योंकि 1 घंटे में तो खत्म हो गई। एंड ही वॉज नेवर यूज टू रन फुल मैराथन इन ए रिकॉर्ड टाइम। वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, तो वो रिकॉर्ड टाइम में नहीं भाग पा रहे। उसका रीज़न क्या है? वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेते थे। अगर आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखेंगे, नाइकी का वीडियो है 2 आवर मैराथन, तो उसमें नाइकी ने 2-3 साल 3 रनर्स पे, आपने देखा वीडियो? देखना, वो बहुत अच्छा वीडियो है। उस वीडियो में क्या है कि उन्होंने कोशिश की कि 2 आवर में फुल मैराथन भागी जाए 42.2, जो मैं सोच नहीं सकता, है ना। सो
उस केस में उस रनर ने पहली बार उसको इलेक्ट्रोलाइट और शुगर और इस सब की वैल्यू समझाई गई। तो वो रनर 2 घंटे 10 मिनट में अपनी फुल मैराथन पूरी करता था। जब उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट और शुगर ये सब लेना शुरू किया तो उन्होंने 2 घंटे 5 मिनट में पूरी कर ली। जो बंदा 2 घंटे 10 मिनट 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जो 2 घंटे, अब जो 6 घंटे भागता है वो तो 5 घंटे में 1 घंटा भी कम कर सकता है, बट जो 2 घंटे 10 मिनट में भागता है उसके लिए 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़रूरी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी। सुना है किसी ने? ज़्यादातर लोग लगातार भागते हैं 21 किलोमीटर या बीच में रुकते भी हैं? नहीं रुकते हैं ना। उसमें क्या करना चाहिए बेटा, जैसे 1 किलोमीटर आप भागे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आप अच्छा भागते हैं और आप रिकॉर्ड बनाने वाले हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट नॉर्मल जो एवरेज भागने वाले हैं पहले उनको, फिर रिकॉर्ड वाले वाले बाद में। एवरेज बंदे को क्या करना चाहिए, 950 किलोमीटर तो भागना चाहिए, उसके बाद 50 मीटर्स वॉक करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, 50 मीटर्स जब वो वॉक करेगा उसको लगभग 10 से 20 सेकंड का टाइम लगेगा। तो 10 से 20 सेकंड में उसकी मसल्स को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। उसने पानी पीना है वो पानी पी लेगा, जो उसने खाना है वो खा लेगा। उसका हार्ट रेट भी लगभग 20 बीट्स कम आ जाता है। जैसे मेरे पास रनर्स वॉच है तो मैं देखता हूँ 20 सेकंड में मेरा जो हार्ट रेट है, अगर वो 150 है तो 130 आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम थकते नहीं है। आपने देखा होगा कि एंड में कई बार लोग ऐसे ऐसे भाग रहे होते हैं ना, देखा है कि नहीं देखा है? तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप वॉक एंड रन स्ट्रेटेजी से भागते हैं तो आपको थकावट कम होती है और रिसर्च के हिसाब से आपका टाइम बेटर आता है। क्योंकि जब हम लगातार भागते हैं तो हमें लगता है स्पीड ही सब कुछ है। स्पीड नहीं, स्पीड के साथ हमें रेस्ट भी चाहिए। जैसे हम गाड़ी में भी जाते हैं या बस में भी जाते हैं तो भी हम गाड़ी जो है वो रुकती है, नहीं तो इंजन हीटअप हो जाता है। उसी तरह हमारी बॉडी भी हीटअप हो जाती है। तो अगर हम वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी से, और प्रैक्टिस भी हमें ऐसी करनी चाहिए। इंटरवल ट्रेनिंग में हमने क्या किया था, रनिंग फिर 2 मिनट का रेस्ट। एरोबिक रन में भी हमें ऐसे करना चाहिए। मान लीजिए हम 10 किलोमीटर भागेंगे ना, तो या 8 किलोमीटर, तो उसमें भी हमें 950 मीटर्स भागना है और 50 मिनट्स की वॉकिंग, फिर 950 मीटर भागना है, फिर 50 मिनट्स की वॉकिंग। उसमें और कोई इंटरवल नहीं है, बट लगातार। उसी तरह लॉन्ग रन वाले दिन तो हमेशा ही ऐसा करना चाहिए। और मैं और प्रदीप जो मेरा रनिंग पार्टनर जो बैठे हुए हैं, हम दोनों तो ऐसे करते थे, 1 किलोमीटर में 3-3 ब्रेक्स भी लेते थे कि एवरी 300 मीटर्स पे 50 मीटर का ब्रेक ले लिया, फिर 300 मीटर्स लिया, फिर 50 मीटर का ब्रेक ले लिया। उससे क्या है, बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स्ड रहती है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, वॉक एंड रन स्ट्रैटेजी। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद करना चाहिए, जो सिर्फ 2% लोग करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्प्लिट। सुना है किसने? नेगेटिव स्प्लिट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप 10 किलोमीटर भाग रहे हैं तो उसको 2 हाफ्स में स्प्लिट कर देते हैं, 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। तो अक्सर ये देखा गया है कि पहला 5 किलोमीटर लोग ज़्यादा तेज भागते हैं कंपेयर टू द लास्ट 5 किलोमीटर। ठीक है, जो भी आपका पर्सनल बेस्ट टाइम होगा 5 किलोमीटर का, उसका डबल 10 किलोमीटर में नहीं आता, उससे ज़्यादा आता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ये। ठीक है, मतलब अगर कोई 5 मान लीजिए 6 की पेस से भागता है, अगर कोई 5 किलोमीटर्स को 30 मिनट्स में भागता है तो वो 10 किलोमीटर्स को 60 में नहीं भाग पाएगा, वो 62, 63 में भागेगा। नेगेटिव स्प्लिट का मतलब होता है, मान लीजिए आप हाफ मैराथन भाग रहे हैं तो आप 10.5 किलोमीटर्स जो हैं वो भागेंगे जितनी भी टाइम में। मान लीजिए आपने भागा 1 आवर 1 मिनट में और बाद वाला आपने भागा 58 मिनट्स में, तो आपकी 1 आवर 59 मिनट्स में ख़त्म हो गई। तो नेगेटिव स्प्लिट करने का 2 बेनिफिट होते हैं। एक तो अगर आपने ज़्यादा तेज़ भाग लिया तो कई बार क्या होता है, लोग हाफ मैराथन इतनी जान लगा देते हैं कि आखिरी वाला टाइम वो 1.5 घंटा लग जाता है एक की जगह। होता है ऐसा कभी कि नहीं होता? यस और नो? तो अगर आप अपनी कैपेसिटी से 90% भागेंगे पहले घंटे में, तो अगर आपकी कैपेसिटी बची है तो पूरी जान लगा दो बाद में। और अगर आपने ऑलरेडी ज़्यादा भाग लिया गलती से, तो फिर आप उसी पेस को मेंटेन करो। क्योंकि मैंने कुछ फ्रेंड्स देखे हैं जो 3 घंटे में भी भाग लेते हैं, तो उन्होंने फर्स्ट हाफ इतनी तेज भाग लिया कि बाद में वो 5 घंटे लग गए पूरी करने में। तो ऐसे ऐसे चल के करके क्या पूरी तो करनी है ना। और आपको देखेंगे मिलेंगे ऐसे रूप बंदे, कोई पीठ टेढ़ी करके चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा है। सब लोग मिलेंगे आपको 8 तारीख को। और सबसे पहले पीठ पे रखते हैं हाथ, क्योंकि लोग टेढ़ा करके भागते हैं, क्योंकि पोस्चर सीधा होना चाहिए। करते हैं ना ऐसा, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सिर्फ 2% लोग होते हैं जो नेगेटिव स्प्लिट में भागते हैं। हाफ मैराथन तो मैं नेगेटिव स्प्लिट में भागता हूँ हमेशा, फुल में मैं नहीं कर पाता। मेरी तमन्ना है कि मैं कर पाऊँ। और लद्दाख में तो वैसे ही डाउन हिल है, स्टार्टिंग में तो करना मुश्किल है, बट कोशिश ये करनी चाहिए कि 95% आप अपनी कैपेसिटी का
फर्स्ट हाफ में भागें, जैसे हाफ मैराथन है तो 10.5 किलोमीटर्स में, बाकी चाहे फिर आप 105 लगा दो बाद में, ताकि आपके पास एनर्जी बची हो, क्योंकि बाद में धूप भी आ जाएगी, आपका ग्लूकोज भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सारी एनर्जी पहले सारे पैसे पहले खर्च कर दिए महीने के 15 दिन में, तो आखिरी 15 दिन में मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सेशन काफ़ी लंबा हो गया, पूछ लीजिए आप, और सवाल के जो आंसर दूंगा मैं अब। भाई हाँ, वो बोलो बेटा। When we run straight, so that time we suddenly pain here. Is there any? या देखो, नॉर्मली ना जो मसल्स होती है ना रनिंग में, हम क्या करते हैं, सिर्फ रनिंग करते हैं, हम साइकिलिंग नहीं करते। और एक वर्ड होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा मसल्स पता है कौन सी यूज़ होती हैं रनिंग में, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? हिप्स। जो मॉन्की है वो खड़ा नहीं होता, ह्यूमंस खड़े होते हैं। मॉन्की के हिप्स बड़े होते हैं, ह्यूमंस के हिप्स बड़े होते हैं ना। तो जो हिप्स की मसल्स हैं वो पावरफुल होनी चाहिए, तभी हम खड़े हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। और उसके बाद अब जैसे मेरी वजह से तोन निकल आई है थोड़ी सी, मेरा 4 किलो वेट बढ़ गया है, कम करूँगा दोबारा से, रनर के लिए तो अच्छा नहीं लगता ये। तो नॉर्मली क्या होता है, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे एक प्लैंक्स होता है, प्लैंक्स कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं यूँ करके ना। अब इसमें क्या लग रहा है, आपके हिप्स पे भी प्रेशर पड़ रहा है, पेट पे भी प्रेशर पड़ रहा है। और उन्होंने बोला था ना नी में दर्द होता है, तो हम थाइस की एक्सरसाइज नहीं करते, हम पेट की एक्सरसाइज नहीं करते, हम हिप्स की एक्सरसाइज नहीं करते, इसकी वजह से हमें दर्द होता है। और जैसे हम पुशअप्स करेंगे तो उसकी वजह से हमारा चेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो रनर्स क्या होते हैं, सिर्फ अगर रनिंग करें तो वो उनकी बाकी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो इसलिए रनिंग के साथ साथ आपको 3 दिन हफ्ते में 15 मिनट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। उसमें प्लैंक्स आते हैं, पुशअप्स आते हैं, एब्डोमिनल क्रंचेस आते हैं। ठीक है, जैसे गर्दन हिला रहे हैं सब लोग, तो इसका मतलब उनको आइडिया है कि ये क्या होता है ना। जैसे क्रंचेस अब मैं करके दिखाऊं तो देखो, हाँ दिखाओ, मैं करूँगा। देखो ये तो हो गया क्रंच सिंपल, फिर एक चेयर क्रंच होता है, हाँ ऐसे भी कर सकते, हाँ सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे से बेटर कर रही हैं जी नहीं, इनके तो स्ट्रांग होते हैं, बट पता तो होना चाहिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे उस दिन आपका इंटरवल रन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पहले मसल्स यूज हो जाएंगी। सुबह सुबह आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, फिर आप इंटरवल रन करने, मेरे सांस चढ़ गए तो हाँ, क्योंकि अभी सेकंड डे है ना, एक्लेमेटाइज नहीं हुआ मैं लद्दाख में आके। तो अगर आपने जिस दिन इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, जिस दिन लॉन्ग रन करना है, जिस दिन एरोबिक रन करना है, उस दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि आपकी मसल्स तो पहले ही थक जाएंगी। फिर तो आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है बेटा जब आपका रेस्ट डे है उस दिन कर ली, जिस दिन आप साइकिलिंग कर रहे हैं उस दिन कर ली, फिर आपकी नीज़ में पेन नहीं होगा। नीज़ में पेन पता है क्यों होता है, मैं एक और रीज़न बताता हूँ। लोग ऐसे ऐसे भी भागते हैं, एंड में भागते हैं कि नहीं भागते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि ये हमारी थाइस की मसल्स थक जाती हैं, क्योंकि थाइस हमने बिल्डअप नहीं की, थाइस की मसल्स हमारी थक गई, तो उसकी वजह क्या हुआ, ये ढीली पड़ जाएंगी, सारा प्रेशर नीज़ पे आ जाएगा, इसलिए लोगों को नी पेन होती है। तो इसलिए उनको भागने के बजाय उनके घुटने ख़राब हो जाते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो 6-6 महीने 1-1 साल भाग ही नहीं पाए बाद में। लंबे, हाँ पूछो जी, स्टेप लंबे लेने चाहिए या छोटे? छोटे। अच्छा, जब हम भागते हैं तो हमारा पाँव हमारी बॉडी से आगे आना चाहिए या पीछे रहना चाहिए? देखो चलते तो हम ऐसे हैं ना, देखो जब मैं चल रहा हूँ तो मेरा पाँव मेरी बॉडी से आगे आ रहा है या पीछे? आगे। लेकिन जब मैं भाग रहा हूँ तो आप पीछे, आगे नहीं आना चाहिए। अगर पाँव आगे आएगा तो ये ब्रेक की तरह इस्तेमाल होगा। पता कैसे? क्योंकि आप तो जाना चाह रहे हैं आगे, बट ये ब्रेक की तरह इस्तेमाल होगा। तो इसलिए जो है वो, जैसे ऑन द स्पॉट जॉगिंग कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे नहीं करते ना। ऑन द स्पॉट जॉगिंग ऐसे ऐसे करते हैं, और भागते हैं तो हम तब भी ऐसे ऐसे भागते हैं। ठीक है ना। तो यूजली क्या होना चाहिए, जो हमारी ये बॉडी है इससे हमारा पाँव आगे कभी नहीं जाना चाहिए। अगर आगे जाता है तो उनको शिन पेन्स होती हैं। शिन पेन्स मतलब ये वाली हड्डी में दर्द होती है। इसका मतलब उनकी जो रनिंग पोस्चर है वो गलत है, उनका जो पाँव है वो अपनी बॉडी से आगे जा रहा है। ठीक है। और जब आप भागेंगे ना तो आपको देखना है जितनी तेज भागेंगे टांगे हिप्स के उतनी नज़दीक आ जाएंगी। जब तेज चलेंगे तब तो नहीं आ रही। भागने और चलने में क्या फ़र्क होता है?
हाय राम, सांस चढ़ गया मेरा तो है। तो भागने में क्या होता है, जब आप चलते हैं तो आपका 1/3 बॉडी वेट एक टांग पे आता है, क्योंकि एक पाँव हमेशा ज़मीन पे रहता है। लेकिन जब आप तेज़ भागते हैं, जैसे जो 2 घंटे में भाग रहे हैं, 1.5 घंटे में भाग रहे हैं, जैसे ही बस चलेंगे कि वो 1.5 आवर्स में भी हाफ मैराथन पूरी कर लेते हैं, तो हम भागते हुए हमारे दोनों पाँव हवा में आ जाते हैं। तो जब हम लैंड करते हैं तो 3 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कंपेयर टू वॉकिंग। तो इसलिए आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, पहले वॉकिंग, फिर वॉक एंड रन। वैसे तो एंड तक वॉक एंड रन ही करना चाहिए। लास्ट डे वाले दिन आप भागना चाहते हैं भाग सकते हैं, बट ट्राई टू डू इट इन नेगेटिव स्प्लिट। वर्ल्ड मैराथन चैंपियन कौन है? वर्ल्ड मैराथन चैंपियन नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा पूरा। हाँ, फास्टेस्ट कपोची करके, इल्यूड कपोची करके हैं। उन्होंने भी जो अभी रिकॉर्ड तोड़ा था 2 आवर 1 मिनट 17 सेकेंड्स कुछ था, नहीं कुछ सेकेंड्स भी थे उसमें, 2 आवर मतलब एग्जैक्टली जो भी था। ही ऑल्सो डिड इट इन नेगेटिव स्प्लिट। अगर आप उनके स्टैट्स देखेंगे ना, उनका पर किलोमीटर है 2 आवर 54 सेकेंड्स, 2 आवर 53 सेकेंड्स, 2 मिनट 53 सेकेंड्स। और तो उनका फर्स्ट 21 किलोमीटर्स जो है, लास्ट 21 किलोमीटर से स्लो है। तो इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जब उन्होंने बनाया जर्मनी में, बर्लिन में, तो उन्होंने भी नेगेटिव स्प्लिट से किया था। ऐसा सिर्फ 2% लोग करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब लोग भागना शुरू करते हैं ना, सारे लोग आगे निकल जाते हैं। लोग तो वो मैं पीछे रह गया, तो एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है, थकावट भी नहीं होती, शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, और बाद में लोग पीछे होने लग जाते हैं फिर। तो इसलिए नेगेटिव स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, अगर आप में एनर्जी बची है तो और लगा दो, नहीं बची तो फिर आपने ज़्यादा खर्च नहीं की तो यू कैन मैनेज। नहीं तो एंड में, पिछली बार जब मैं लद्दाख मैराथन भाग रहा था तो एक लड़का गिरा हुआ था जी नीचे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आ गया था चलते चलते। ही वॉज फ्रॉम आर्मी, लद्दाख से ही था, तो मैंने उससे गप्पे भी मारी। उसका रीज़न क्या है, आप पहले एनर्जी पूरी खर्च कर देंगे तो दिक्कत आएगी, ये इंपॉर्टेंट। और पूछो, कोई सवाल पूछना है तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे आप। और जो साइकिलिंग होती है इसको क्रॉस ट्रेनिंग बोलते हैं। वर्ड जो होता है वो क्रॉस ट्रेनिंग, मतलब कुछ और भी ट्रेन करें, किसी और मसल का इस्तेमाल करने बजाय उस मसल का जो उस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ होती है। आपने देखा हो ना, जो क्रिकेट भी खेलते हैं, वो कभी फुटबॉल भी खेलते हैं, कभी बास्केटबॉल भी खेलते हैं, कभी स्विमिंग भी करते हैं। अब स्विमिंग तो यहाँ पॉसिबल नहीं है सर। फिर तो क्रॉस ट्रेनिंग में 3 चीज़ें होती हैं, एक साइकिलिंग, एक स्विमिंग, और एक डीप वाटर वॉकिंग। डीप वाटर वॉकिंग थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, यहाँ तक मैंने खुद नहीं की कभी, यहाँ तक पानी में आप चलें। तो दीज आर द 3 थिंग्स। तो स्विमिंग भी कर सकते हैं, और स्विमिंग तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। खैर उसमें स्विमिंग में इंजरी के, चोट लगने के, क्योंकि जो लोग बहुत तेज भागते हैं उनको चोटों लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे और सिस्टमेटिक वे में नहीं भागेंगे। ज़्यादातर लोग क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा भागना है ना, तो एक हफ्ते में 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भाग लें, करते हैं। अगर अल्ट्रा मैराथन भागनी है 72 किलोमीटर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 21 भागनी है तो इतना नहीं भागना चाहिए। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू गिव गुड रिकवरी एंड रन विद ए पर्पस। जब हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो जो लैक्टिक एसिड सुना आपने, जब मसल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। जब एनारोबिक जोन में जाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड थ्रेशोल्ड आपका बेटर हो जाता है, मतलब आपकी कैपेसिटी ज़्यादा बेटर हो जाती है लैक्टिक एसिड को मैनेज करने के लिए। जब आप एरोबिक रन करते हैं तो आपको हार्ट बेटर हो जाता है। जब आप लॉन्ग रन करते हैं तो आपकी मसल्स और बोन्स और लिगामेंट्स बेटर हो जाती हैं। तो हर रन का एक अलग पर्पस है, फिर अल्टीमेटली आप उसको कंबाइन कर देंगे और उस दिन भागेंगे। तो मेरी तरफ से तो ख़त्म हो गया, बाकी आप लोग पूछिए, कुछ पूछना है तो। अब कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नी में दर्द हुआ बेटा, वो रेस्ट करने से ठीक होगा। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो मान लो आपने देखा हो किसी डॉगी को चोट लगी या उसकी टांग में दर्द हुई, थोड़े दिनों में वो टांग ठीक हो जाती है अपने आप ही, वो तो डॉक्टर के पास नहीं जाता यूजुअली। तो रनिंग में अगर आपको कोई भी पेन होती है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आपको रनिंग में कोई भी पेन होती है, अगर वो 2 डेज से ज़्यादा रहती है, मतलब 48 आवर्स से ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब है आपने ओवरडू कर लिया, कुछ आपने उससे ज़्यादा कर लिया जितनी आपकी कैपेसिटी है।
तो आपको रेस्ट करना चाहिए। वो रेस्ट 1 हफ्ते का भी हो सकता है और 3 हफ्ते का भी या ज़्यादा भी। जैसे मान लिया आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, पूरा बेड रेस्ट होना चाहिए कि मतलब नहीं बेड रेस्ट तो अगर देखो, अगर आपको इतना पेन हो रहा है कि चलने में भी पेन हो रहा है, एक तो ये है ना, जैसे अब कभी कभार क्या होता है, आपने लॉन्ग रन किया जिस दिन, मान लो उस दिन आपका नी में पेन हो गया, यहाँ पेन हो गया, थाई में पेन हो गया, हिप्स में हल्का सा पेन हो गया, पेट में भी पेन हो जाता है कभी कभार, तो आपने रेस्ट किया और आपके 2 दिन में ठीक हो गया, फिर तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपकी बॉडी बिल्डअप हो रही है। बट अगर आपका पेन 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है बेटा, कई बार हम क्या करते हैं, हम ना विल पावर बोलते हैं ना, माइंड इज स्ट्रॉन्गर देन बॉडी, विच इज़ रॉन्ग टू सम एक्सटेंट, इट इज़ राइट टू सम एक्सटेंट एंड रॉन्ग टू सम एक्सटेंट। जब हम तब भी भाग लेते हैं जब हमारी बॉडी थकी होती है, तो हम और इंजरी कर लेते हैं अपने आप को। तो आपको अगर पेन का मतलब क्या है, बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अगर इतना पेन हो रहा है कि वो 2 दिन में ठीक हो जाए, तो इसका मतलब आप अपनी कैपेसिटी बेटर कर रहे हो। लेकिन अगर वो इतना पेन हो रहा है कि वो 4-5 दिन 6-7 दिन लगातार चल रहा है, या जब भी भागते हैं वो शुरू हो जाता है, तो उसमें एक कॉमन पेन होता है। आई एम नॉट डायग्नोजिंग यू, मैं आपको, क्योंकि मैंने, एक तो यहाँ पेन होता है, उसको इलियोटिबियल वो बोलते हैं, इलियोटिबियल ट्रैक होता है, आईटीबी बोलते हैं, आईटीबी बैंड, तो उसमें इलियोटिबियल टेंडिनाइटिस बोलते हैं इसको। ये अक्सर कब होता है, जब हमारी थाइज वीक होती हैं और हम थकी हुई थाइज पे भागते हैं। और ये स्टार्ट कब होता है, भागने के 3-4 किलोमीटर बाद, और उसके बाद मुश्किल होता जाता है भागना, अगर इलियोटिबियल टेंडिनाइटिस है तो। अभी मैं आपका कोई डायग्नोसिस नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा रेस्ट कर लें, थाइज को बिल्डअप कर लें, तो सेटल हो जाएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, किसी के पाँव में कभी दर्द नहीं हुआ यहाँ पे भागते हुए? नहीं हुआ? वैसे तो ये मोटे लोगों को होता है, मेरे जैसे, या फिर बहुत स्पीड से भागे तो भी होता है। कभी किसी को यहाँ दर्द हुआ है, यहाँ पे एंकल में? तो एंकल में अगर तो यहाँ दर्द हुआ है जहाँ आप बता रहे हैं बेटा, तो एंकल ट्विस्ट होने की वजह से होगा। अगर यहाँ पेन होगा तो इसका मतलब आपने ज़्यादा भाग लिया उस हफ्ते में, आपको उतना नहीं भागना चाहिए था, या अगले हफ्ते कम करना चाहिए। और एक और स्ट्रैटेजी भी होती है, क्योंकि जैसे मैं आयरन मैन की प्रैक्टिस भी करता हूँ। आयरन मैन पता है किसी को क्या होता है? आयरन मैन में होता है आपको 3.9 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है, और आपको 180 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है, और उसके बाद 42.2 किलोमीटर भागना होता है। तो ऐसा आपको 17 आवर्स में करना होता है, तब आप आयरन मैन कहलाते हैं। मैंने भी ट्राई किया था, इस बार तो मैं नहीं कर पाया था, हाफ तो मैंने किया हुआ है। ठीक है, हाफ का मतलब होता है 1.9 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, और 90 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है, और हाफ मैराथन भागनी होती है 21.1 किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें भी ये सिखाते हैं कि जैसे 4 हफ्ते हैं 1 महीने में, तो 3 हफ्तों में तो ट्रेनिंग थोड़ी स्ट्रांग होगी, एक लास्ट हफ्ते में भी ट्रेनिंग थोड़ी लाइट होगी, ताकि बॉडी को और रिकवरी का टाइम मिले। तो हम क्या सोचते हैं, ज़्यादा मेहनत, नहीं, तरीके से मेहनत, गो विद द स्ट्रैटेजी। तो कभी भी अगर पेन हो और वो 2 दिन के रेस्ट करने के बाद भी ठीक ना हो, इसका मतलब आपको थोड़ा और रेस्ट कर लेना चाहिए। फिर भी ठीक ना हो, इसका मतलब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अगर आप सिर्फ भाग ही रहे हैं, क्रॉस ट्रेनिंग नहीं कर रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो आपकी मसल्स फिर वीक होंगी। आपने देखा है हल्की फुल्की बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो उस स्पोर्ट्स में नहीं भी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमें बाकी मसल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ उसी मसल से हमारा काम नहीं चलेगा। तो दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आप लोग बचपन से भागते हैं कि कुछ टाइम से स्टार्ट किया आपने? शूज़, हाँ दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। शूज़ देखिए, नंगे पाँव भी भागते हैं कई लोग तो, और कई लोग कुछ सैंडल्स भी आते हैं स्पेशल से, अगर आपने देखे हो मिलियंस में तो नंगे पाँव भागते हैं। कुछ रनर्स होते हैं वो सैंडल टाइप्स पहन के भागते हैं, जैसे पुराने ज़माने में होते थे। और रही बात शूज़ की, शूज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शूज़ की ना एक लाइफ होती है। लाइफ कहने का मतलब है कि 400 to 600 किलोमीटर्स के बीच में। जैसे मेरा वज़न 80 किलो से ज़्यादा है, तो मेरे को 400 किलोमीटर के बाद अपने शूज़ चेंज कर लेने चाहिए। नंबर 1 बात, आपका वेट ऑफ कोर्स कम होगा, 50 है ना, तो आप 600-700 किलोमीटर तक अपने शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉक्स तो पहननी चाहिए, सॉक्स तो पहननी चाहिए। स्वेटिंग भी तो होगी ना बेटा आपको, सॉक्स तो पहननी चाहिए। बाकी नंगे पाँव भी भाग सकते हैं, बट मैं उस पर कुछ खास बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद शूज़ पहन के भागता हूँ। मैंने 1-2 बार नंगे पाँव भाग के देखा है, उससे उसका भी अपना बेनिफिट होता है, आपका पोस्चर करेक्ट हो जाता है,
आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। शूज़ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पता है वो ये है कि ज़्यादा कुशनिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुशनिंग ज़्यादा होगी ना आपके बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा, प्रेशर ठीक से नहीं पड़ेगा। तो जितना मिनिमलिस्ट शूज़ हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रेशर मतलब जैसे ये गद्दा है ना, तो ये सॉफ्ट है, इस पे भागेंगे या हम रोड पे भागेंगे तो गद्दे पे कब मेरा पाँव कभी ऐसे जाएगा कभी वैसे जाएगा। तो कई शूज़ जो होता है ना बच्चों वाले होते हैं, बहुत मोटा सा सोल है, वो सब नहीं चाहिए होता। हमें चाहिए होता है कि ग्राउंड की जितनी ज़्यादा फील हो सके उतना ज़्यादा अच्छा है। और शूज़ भी एक्चुअली अगर रनिंग कर रहे हैं ना तो आपके पास 3 पेयर ऑफ शूज़ होने चाहिए, एक बिल्कुल नया और एक ऐसा जिसमें आप 200-300 किलोमीटर भाग चुके हो और एक ऐसा जो 500-600 वाला हो। और रनिंग वाले डे दिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रनिंग डे वाले दिन वो टी शर्ट कभी नहीं पहननी चाहिए जो ऑर्गेनाइजर देते हैं, क्योंकि होता है क्या है, कई बार स्वेटिंग आती है तो हमारे चेस्ट पे या यहाँ पे रबिंग होती है तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, कई बार तो ब्लीडिंग भी हो जाती है चेस्ट से अगर पसीना ज़्यादा आ जाए तो इसलिए वो वाले कपड़े पहनने चाहिए जो आपने पहले पहन चुके हो, वो वाले जूते पहनने चाहिए जो पहले आप 200-300 किलोमीटर जिसमें भाग चुके हो, ताकि शू बाइट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप अच्छे रनर होने के बावजूद भी उस दिन भाग नहीं पाओगे। और शॉर्ट्स भी अगर आपने पहने हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि थाइज आपस में कटें और रब करें, तो उससे भी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ना शूज़, ना सॉक्स, ना शॉर्ट्स और ना टी शर्ट, कुछ भी पुराना, सब कुछ पुराना होना चाहिए, कुछ भी नया नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि होता है हमें नई टी शर्ट मिली है लद्दाख मैराथन की तो हम वही पहन लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो फास्ट आता है और जो फास्ट आता है ना उन लोगों को पानी नहीं चाहिए क्या? वो लोग कभी पानी नहीं पीते? नहीं पीते हैं बेटा, पीते हैं। अगर आप पानी मतलब पानी बोल रहे हैं, पन्नी कुछ और बोल, वाटर। अगर आप YouTube वीडियोस देखेंगे ना ओलंपिक्स में एक वीडियो आता है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें वो वाटर देते हैं उनको तो वो भागते हुए बॉटल पकड़ते हैं और भागते हुए पानी पीते हैं और खाते भी हैं। एक स्विट्ज़रलैंड की रनर थी, शी वॉज फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, एंड उसने लास्ट 5 किलोमीटर्स में मैराथन, फुल मैराथन में 42 किलोमीटर्स में, तो जो 5 किलोमीटर पहले मैराथन खत्म होने से पहले जो स्टेशन था उस पर शी फॉरगॉट टू ड्रिंक वाटर विद इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसके बाद शी वेंट इनटू हाइपोनेट्रीमिया मतलब उनका सॉल्ट कम हो गया। और वो यूट्यूब वीडियो भी है, ओलंपिक चैनल पे है, जो ओलंपिक, एंड शी वॉज रनिंग लाइक दिस एंड शी फिनिश्ड, एंड उसने रेस को पूरा किया। एंड अब असल में क्या है, ओलंपिक्स है तो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, बट उन्होंने बेवकूफ़ी की, इस वजह से उनकी हालत ऐसी हुई। अगर वो बेवकूफ़ी नहीं करती, अब वो कंट्रीज प्राइड होता है, ओलंपिक होता है, तो पीपल कैन डाई फॉर इट। और डॉक्टर भी भाग रहा था उनके साथ उस टाइम, बिकॉज ही वॉज चेकिंग वेदर शी वॉज स्वेटिंग और नॉट। अगर उनकी स्वेटिंग भी बंद हो जाती इसका मतलब वाटर बिल्कुल कम हो गया एंड शी इज गोइंग टू हीट स्ट्रोक, तो वो मर सकती थी। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बॉडी तो मैंने आपको बताया मैराथन में 3 डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, और अगर हॉट वेदर में होगी तो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो वीडियो आप देखेंगे ना, बहुत अच्छा वीडियो है वो, मतलब उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि एक ओलंपिक रनर भी, उसकी हालत भी ऐसी हो सकती है। और एक और वीडियो भी है मस्त, वो तो बहुत पुराना है खैर, 1930s और 40s में जब ओलंपिक होता था, तो उसमें एक ओलंपिक रनर ने जब खत्म होने वाला था तो स्पेक्टेटर ने उसको बियर दी और उसने बियर पी ली। बियर पीने से डिहाइड्रेशन होती है, वो भी हाइपोनेट्रीमिया में चला गया, वो यहाँ जाने के बजाय इधर चला गया भागते। इसलिए अल्कोहल कभी नहीं पीना चाहिए, अल्कोहल से डिहाइड्रेशन हो जाती है। भागते टाइम हाथ ऐसे होने चाहिए, जैसे अगर मेरे हाथ में पेपर है, ये जैसे एक कपड़ा है ना, तो ये कपड़ा मैं पकड़ भी सकूं और इतना टाइट भी ना हो कि इस पे प्रेशर आए, क्योंकि हर चीज़ रिलैक्स होनी चाहिए। आपके शोल्डर्स भी रिलैक्स होने चाहिए, आपके हैंड्स भी रिलैक्स होने चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाथ ना आपस में टकराने नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे ऐसे भागते हैं, है ना, ऐसे ऐसे भागते हैं ना, ऐसे भागना चाहिए पैरेलल। सपोज मैं भाग रहा हूँ, है ना, अगर मैं ऐसे ऐसे भागूंगा तो टक्कर लग सकती है, तो ये टक्कर नहीं लगनी चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर ये टक्कर लग रही है इसका मतलब आप गलत भाग रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं। तो जो हैंड मूवमेंट्स होनी चाहिए वो ऐसे ऐसे होनी चाहिए। बंद, अब मैंने ये पढ़ा है बेटा, इसका साइंस तो मुझे नहीं पता, कई लोगों को मैंने ऐसे भागते हुए भी देखा है। वो स्प्रिंट्स में ज़्यादातर लोग ऐसे भागते हैं, जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स भागते हैं।
मुझे पता नहीं है बेटा, इसलिए मैं कुछ हाँ नहीं नहीं, स्टमक का पेन तो नहीं होता बेटा, ऐसा तो नहीं है। वो मुझे आइडिया नहीं, फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो साइकेट्रिस्ट हूँ। आई एम MBBS MD इन साइकेट्री। रनिंग तो मेरा पैशन है, आई एम नॉट ए रनिंग कोच, बट ये है कि आई हैव रेड ए लॉट, तो मुझे आइडिया है ये चीज़ का। तो रनिंग का तो बिल्कुल ऐसे होता है, और ये ऐसे भी नहीं होता कि सर से ऊपर चला जाए, ऐसे ऐसे भी भागते हैं के लोग, ठीक है। तो भागना ये शोल्डर तक बहुत है, ठीक है, शोल्डर तक बहुत है। और स्टेप्स जो हैं वो 160 स्टेप्स पर मिनट से लेके 180 के बीच में होते हैं। जो ओलंपिक रनर्स होते हैं उनके 190 स्टेप्स पर मिनट होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे नहीं भागना हमें। एनीथिंग एल्स? कोई सवाल? जब चढ़ाई होता है तो कैसे भागना चाहिए? देखिए, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, हमारा हार्ट रेट जब हम मान लीजिए हम एक स्पीड से भाग रहे हैं, सेम स्पीड से अगर हम चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब हाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लद्दाख की मैराथन में काफ़ी हाइट आती है, तो जब हाइट आती है तो आपको स्लो हो जाना चाहिए, ठीक है। स्लो होके कंफर्टेबली भागना चाहिए। मतलब जैसे अब मेरी घड़ी में तो हार्ट रेट आता है, तो मैं हार्ट रेट चेक कर लेता हूँ कि 140 है तो 140 रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो आपको हाइट पे स्लो हो जाना चाहिए। उसके बाद जब डाउन हिल आती है, तो अगर आप बहुत तेज जाएंगे तो नीज पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो डाउन हिल में थोड़ी रिकवरी कर सकते हैं। बहुत ही टेढ़ी है तो आप थोड़ा स्लो भाग लीजिए। हाइट अगर बहुत ही ज़्यादा हाइट है और आप भागने चाहते हो तो फिर आपको फिजिक्स की तरह ही ट्विस्ट करके भागना पड़ेगा, बट उससे डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए आपको पता है कि ट्रैक आने वाला है और इसमें हाइट आने वाली है, तो आप पहले 2 किलोमीटर भाग लो, उस टाइम वॉकिंग ब्रेक ले लो, दैट विल बी ए बेटर स्ट्रेटजी। और अगर भागना भी है, नहीं तो आपका सांस इतना चढ़ जाएगा कि आप बाद में नहीं भाग पाएंगे। अभी जैसे मैं आयरन मैन में गया था, तो वहाँ पे 180 किलोमीटर की साइकिल चलानी होती है। तो एक इटली के पर्सन थे जो मुझे मिले, उनकी भी पूरी नहीं हुई, मेरी भी पूरी नहीं हुई। तो मैं अभी 142 किलोमीटर तक साइकिलिंग के बाद मैंने क्विट कर दिया, और उन्होंने 145 किलोमीटर के बाद क्विट कर दिया। तो मैंने तो 90 किलोमीटर साइकिलिंग की थी 4 आवर 13 मिनट्स में, और अगले साइकिलिंग के लिए मेरे पास बचे हुए थे 4 आवर 7 मिनट्स। तो मेरे से नहीं पूरी हुई, ख़त्म हो गया मेरा तो काम। बट उन्होंने पहले 90 मिनट्स 2 आवर 45 मिनट्स में ही कर लिए। तो उनके पास कितना टाइम बचा? 5 घंटे 35 मिनट। उसके बावजूद भी वो 90 किलोमीटर्स नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने गलती क्या की थी कि जितनी भी हाइट्स थी उन्होंने उतनी ही कैपेसिटी पे साइकिल चलाई, उसकी वजह से उनकी मसल्स थक गई। तो इसलिए जब भी बहुत ज़्यादा हाइट आए तो सेम स्पीड को मेंटेन नहीं करना है, उसको थोड़ा कम कर लेना है। अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत सालों से मेहनत कर रहा है तो उसके लिए तो मैं नहीं बोल सकता, बट नॉर्मल इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भागते समय भागते समय म्यूज़िक, वैसे तो मैराथन वाले भागते समय म्यूज़िक नहीं लगाना चाहिए। लद्दाख में तो इतनी सुंदर सीनरी आसपास देखना चाहिए, है ना। आइडली नहीं लगाना चाहिए, आइडली डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है गाने सुनते हुए किसी से टक्कर लग जाए, कुछ हो जाए। और खासकर अगर साइकिलिंग वाला इवेंट हो उसमें तो बिल्कुल ही मना करते हैं, बिकॉज इट कैन क्रिएट डेंजर और प्रॉब्लम हो सकती। म्यूज़िक नहीं लगाना चाहिए, यूजली तो नहीं लगाना चाहिए। नेचर को एंजॉय करना चाहिए और भागना चाहिए आराम से। रनिंग करते हैं ना, रनिंग करते के समय कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, क्या छोटा सा सांस प्रॉब्लम होते हैं इससे। हाँ, इसके लिए उसके लिए धीरे भागना पड़ेगा। इसका मतलब आपकी कैपेसिटी अभी नहीं है, धीरे धीरे जब आप भागेंगे तो आपकी कैपेसिटी बन जाएगी। एक अच्छा रनर बनने के लिए आपको 2 to 5 ईयर्स की प्रैक्टिस तो चाहिए। अगर आपने 6 मंथ्स में भागना है तो आप हाफ मैराथन तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, उसके लिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं आया, लेकिन उसके लिए फिर आपको पेशेंस और प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। अगर आपको सांस तेज चल रहा है, इसका मतलब आप एनारोबिक जोन में चले गए। आप इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं जितनी आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है, उससे भी ज़्यादा। मतलब आप उतना खर्चा कर रहे हैं जितने पैसे आपके पास हैं नहीं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे, पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको पहले ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उस दिन पैसे ख़त्म ना हो। ठीक है, तालियां बजाने खत्म। Thank you. Hope to see you next time also. Yeah, I really would like to say lots of thanks to Dr. Rajiv, as
spending your precious time with us, and it was really thankful for your pre-marathon talk. It will really going to help our students, and we never had a such talk before, and as we have been running since a month back, and they are always good runner, they keep running and they do lots of physical exercise, but we don't have such nice informative talk till today. So we are really thankful for that, and we really would love to see you again in futures, and spending your time with us, we really appreciate that, and thank you so much. We would like to thank you with the white scarf. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू वैसे मेरी आपके सर से बात हुई, आई विल कम अगेन, डोंट वरी. Yeah, and I will definitely sure that the talk that you have given will really going to help for our kids, and some of them may come fast. We'll see. Yeah. थैंक यू Thank you. थैंक यू.